नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि केरल से एक जो महिला हैं या बच्ची हैं वह जाते हैं यमन। यमन वह देश जहां पे अभी सिविल वार स्टार्ट है। यमन, सीरिया, वे जितने भी अभी तक का रीजन है वे सारे के सारे रीजन कंफ्लिक्ट उसमें होया पड़ा है, आपस में ही सिविल वार है। हम सभी लोग जानते हैं कि सिविल वार स्टार्ट जब हुई थी तो उस टाइम लोग बताते हैं कि अमेरिका जो था वह जब उसके ऊपर जो वहाँ पे एक जो बिल्डिंग था, ट्रेड बिल्डिंग, उसके ऊपर वहाँ पे हमला हो जाता है। और जब हमला हो जाता है तो हमला हो जाने के बाद वहाँ से जो जो आतंकवादी थे उन सभी लोगों के जब पकड़ने की कोशिश चल रही थी, तो जब वह पकड़ने की कोशिश चल रही थी उसी के क्रम में क्या होता है कि सिविल वार, ये सारी जो है वार एक प्रकार से अमेरिका के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। और क्योंकि ये हर जगह अपना जो थ्योरी है वह अप्लाई करते हैं, अप्लाई थ्योरी में जो मुख्य रूप से है वह है कि वहाँ के अंदर जो भी उस देश के लोग हैं उसके अंदर रजीम चेंज करने के लिए जो अपना एक फार्मूला है उसी को वह अप्लाई करते हैं। फार्मूला है कि उसके अंदर से ही कुछ अपने लोगों को कुछ डॉलर के द्वारा, कुछ इन्फ्लुएंस के द्वारा, एनजीओ के द्वारा उसके अंदर पैसा भेजे जाते हैं और पैसे के लिए लोग अपने ही सरकार के खिलाफ वहाँ पे एक मोर्चा खोल देते हैं। और यह मोर्चा सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे खुलता है तो वह है इस्लामिक कंट्री। हम सभी लोग जानते हैं कि इस्लामिक कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। डेमोक्रेसी चलाने के लिए आपको हर किसी को मान्यता देना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे अगर अभी तक डेमोक्रेसी आप किसी भी देश में उठाकर देख लीजिए, जहाँ पे नाम का भी एक दो देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रकार से एथोरिज्म ऊपर कोई बैठा हुआ होगा और वही पूरा कंट्रोल कर रहा होगा। आप कुछ समय पहले तक जरूर सुनते होंगे कि बांग्लादेश के अंदर किसी न किसी रूप से डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है। लेकिन अब होता क्या है कि बांग्लादेश में अंदर वही, क्योंकि सारे के सारे इस्लामिस्ट लोग थे, कुछ वहाँ पे हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, ये सारे बहुत ही माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो ये सारे लोग अब वहाँ पे अमेरिका का नज़र पड़ता है और एक आइलैंड बनाने के लिए वहाँ रजीम चेंज करने की कोशिश की जाती है। जबकि वहाँ पे एक प्रकार से रजीम चेंज हो भी जाता है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको वहाँ से भागकर भारत के अंदर शरण लेना पड़ता है। और जो पहले डेमोक्रेसी में जो बांग्लादेश का इकोनॉमिकली स्थिति थी वह बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली स्थिति बढ़ रही थी, लोगों को ज़्यादा सहूलियत मिल रहा था। लेकिन अब केओस हो जाने के बाद उन पे भी अब बिल्कुल हालत ख़राब है इकोनॉमिकली स्थिति का। और साथ ही साथ वहाँ पे ऊपर से 35% का टैरिफ अमेरिका के द्वारा और लगा दिया गया है। भारत अभी उसी के फेज में है कि भारत के साथ क्या होगा, जो होगा आगे देखते हैं। आज के हम टॉपिक पे आते हैं। तो यमन में यमन, सीरिया, ये सारी देश है, वहाँ पे शरिया कानून चलता है। अब शरिया कानून के अंदर ही वह देश निर्वाह हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही सिविल वार है। लेकिन फिर भी अपनी जो प्रोफेशन था, नर्स थी, एक नाम था नमीसा प्रिया। अब नमीसा प्रिया जो है वह भारत के केरल जो राज्य है वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट है पल्लव, वहाँ पर वह नर्स का काम सीखती है, कुछ दिन वहाँ पे काम करती भी है। इसके बाद होता क्या है कि अपने और अच्छा कैरियर बनाने के लिए या और पैसे कमाने के लिए या और एक्सपीरियंस लेने के लिए वह केरल से चली जाती हैं यमन के अंदर। यमन पे जाती है, वहाँ पर कुछ दिन वह काम करती हैं हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन उसके बाद वह एक वहीं के पार्टनर के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल टाइप का चलाते हैं। और वहाँ दोनों पार्टनर मिलकर, क्योंकि एक तो वहीं का लोकल था, लोकल का नाम था तल्ला मेहदी। जो तल्ला मेहदी है यह उसके जो नतीसा प्रिया है वह उसके संपर्क में आता है। लेकिन अब हम सभी लोग जानते हैं कि इस्लामिक जो लोग होते हैं वो अपने तरीका से ही काम करते हैं। तो वो अपने तरीका जब अपनाते हैं तो अब जो नतीसा प्रिया थी अब उसको वह अपने जाल में फंसा लेता है। फंसाता किस बात के ऊपर है? फंसाता है कि हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। लेकिन अब जो बिजनेस करने की बारी आती है तो सबसे पहले वह एक क्लिनिक तो जरूर खोलता है, लेकिन उसके साथ यौन उत्पीड़न और उसको मारना पीटना भी वो अपने धर्म के अनुसार स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं या इस्लामिक स्क्रिप्चर है उसके अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सप्लेशन होता है। अब ये बात जानती नहीं थी या जानबूझ के उन्होंने इस प्रकार के
कदम उठाएं। उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे उस पर सख्ती और ज़्यादा करने लगते हैं। जब सख्ती और ज़्यादा होने लगती है तो उससे होता क्या है कि इसका जो जो भी निमिषा प्रिया का जो भी पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है, वे सारे ले लेता है। और सारे ले लेने के बाद उसके ऊपर और ज़्यादा सख्ती, उसको कहीं भी जाने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाने लगता है और उसको अपने तरीके से जो भी शरिया कानून है उसको वह फॉलो करने लगता है। एक प्रकार से वह गुलाम वाली जो मानसिकता थी, क्योंकि अभी भी गुलामी वाली जो स्लेवरी वाली जो प्रक्रिया है वह सब देश में कहीं न किसी रूप में बिल्कुल स्टार्ट है। अब वहां पे नमीसा जो थी वह बिल्कुल बुरी तरीका से फंस चुकी थी। अब वह किसी प्रकार से चाह रही थी कि हम अब अपने देश भारत लौट जाएं, लेकिन भारत लौटने के लिए जो मेन की था, जो मेन कंपोनेंट हुआ है वह है वीजा और पासपोर्ट। अब वीजा और पासपोर्ट क्या था, क्योंकि उसने जो तल्ला मेहदी था वह जब्त कर लेता है या अपने पास रख लेता है। तो एक दिन यह प्लान बनाती है कि उसको हम सुई देकर बेहोश कर देंगे और एक सुई देने के बाद जब वह बेहोश हो जाएगा तो हम अपनी पासपोर्ट वहां से निकाल लेंगे और पासपोर्ट निकालने के बाद हम वहां से आज़ाद हो जाएंगे या भारत निकल जाएंगे। लेकिन जिस टाइम वह उसके अंदर सुई देने लगती है वह गलती से जो डोज होता है, जो मेडिसिन का जो डोज है वह ज़्यादा पड़ जाता है। अब जब ज़्यादा पड़ने के कारण जो तल्ला मेहदी है उसका बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है उतना ज़्यादा डोज को। डोज जान के दिया गया या अजान में, क्योंकि वो उसको सिर्फ जो मकसद था वह बेहोश करके अपना वहां से आज़ादी चाहती थी, निकलना चाहती थी। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा डोज इसलिए बढ़ाया हो कि वह सोच रहा हो कि अगर यह ज़्यादा देर तक बेहोश होगा तो हमको वहां से निकल पाने में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत होगा या हम वहां से निकल जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के जो खैकार वह उसमें ओवरडोज के कारण तल्ला मेहदी को है वह मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है उसके बाद जो तल्ला मेहदी के परिवार वाले हैं ये सारी घटनाओं को जब जानते हैं, जब घटनाएं जानते हैं, क्योंकि यह जल्द जल्द में भागना चाहती है तो यह भाग भी नहीं पाती है। उससे पहले ही वहाँ के जो यमन का जो पुलिस है वह नमीसा को पकड़ लेती है। पकड़ लेने के बाद जांच चलने लगता है। तो जांच में क्या होता है कि जो मेहदी था, तल्ला में मेहदी, उसका तो मौत हो चुका था। मौत होने के बाद जब उसका बॉडी भी रिकवर हो जाता है, जब बॉडी मिल जाती है और ये बात साबित हो जाती है कि नमीसा के द्वारा ही उस पर इंजेक्शन दिया गया और इंजेक्शन के द्वारा ही तल्ला मेहदी का डेथ हो गया। अब उस पर वहाँ के जो यमन के जो कोर्ट होते हैं, जो सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वहाँ पे अब इसके विरुद्ध केस स्टार्ट होता है। जब केस स्टार्ट होते 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 जब नहीं बात, अब इसको सजा दे दी जाती है नमीसा को, और नमीसा को जो सजा होती है वह डेथ होती है, मतलब उन्हें फांसी की सजा तक उन्हें दे दी जाती है। अब पूरी हियरिंग होती है और सुनने के बाद 2018 में यमन कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन 2018 से अब 2025 आ चुका है। अब जाकर 16 जुलाई 2025 को उसको फांसी बिल्कुल कंफर्म डेट है कि इसको लटका दिया जाएगा। लेकिन इतने सालों के बीच में हुआ क्या? इतने सालों के बीच में नमीसा के जो यहाँ पे जो परिजन थे, गार्जियन थे इंडिया के अंदर, उन्होंने इंडियन हाई कमांड से गुहार लगाते हैं कि हमारी बच्ची इस प्रकार से फंस चुकी है, हमको सबसे पहले उससे मिलने की जो अनुमति है वह वहाँ के कोर्ट से दिलवाया जाए, उसको अच्छे एक लॉयर को भी हायर किया जाए। लेकिन ये सब अब मामला दूर हो चुका था। इसी प्रकार से वहाँ के कोर्ट ने जब दिया तो भारत है अपने तरीका से पूरा कोशिश करने की, मदद करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब से यमन में सिविल वार हुआ है तो वहाँ पे हमारा कोई भी डिप्लोमेटिक संबंध नहीं बचा हुआ है और न ही कोई हमारा वहाँ पे डिप्लोमेट हैं, इसलिए वहाँ का केस और ज़्यादा ही क्रूशियल होते चला गया। नतीजा जो थी, नमीसा जो थी, उसका अच्छा लॉयर नहीं प्रोवाइड हो सका और वह केस जब हार गई तो अब भारत सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाना था उसको और ज़्यादा तेजी किया गया। लेकिन अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। एक्चुअली अब 16 जुलाई आने में ये सारी काम होने वाले हैं। उसके गार्जियन डबले यहाँ भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे चले जाते हैं, भारत को और ज़्यादा इंटरफियर करने के लिए, उन पे दबाव बनाने के लिए ये सारी कार्य करने की बात कही जाती है। लेकिन अभी तक उस पर कोई इन्फॉर्मेशन उस प्रकार से निकल के नहीं आया है। अब होता क्या है कि जो भारत है वह
जो उसके अगल बगल जैसे ईरान हो गया, ईरान के जो प्रॉक्सी हैं वह प्रॉक्सी हैं हुती। तो हुतियों जो हैं तो भारत सरकार ने ईरान से मदद मांगी, तो ईरान ने भी बोला कि हाँ हम यमन के अंदर मदद करेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि अभी जो वहाँ के बहुत सारे जो परिस्थिति है वह इस प्रकार से परिस्थिति बिल्कुल नहीं बन रही है कि उनको सजा से मुक्त कराया जाए। अब सजा से मुक्त कराना समझिए कि अब चमत्कार ही होगा जो नमीसा को बचाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मात्र दो ही रूल अप्लाई हो सकता है, या तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वे माफी दे दें तब तो हो सकता है, और दूसरा जो आता है वह आता है ब्लड मनी। अब हम आपको समझाएंगे कि यह ब्लड मनी क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए शरिया कानून के अंदर या जितने भी अभी इस्लामिक है और जहाँ पे शरिया कानून चलता है वहाँ पे ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें होता यूं है कि अगर किसी के परिवार का डेथ हो गया है किसी अदर पर्सन के कारण, तो वह पर्सन जो है उसके परिवार वालों को ब्लड मनी के रूप में कुछ जो अमाउंट है वह अमाउंट दे देते हैं, और अब उसके जो फैमिली हैं वह मना कर देती है कि ठीक है हम तुमको माफ कर दिए। लेकिन ये सब भारत के केस में इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो तल्ला मेहदी के जो परिवार हैं, अब तल्ला मेहदी के परिवार ब्लड मनी के तौर पे $1 मिलियन की मांग की है। $1 मिलियन भारत के रुपए के मुताबिक 8.3 करोड़ रुपया होता है। अब इतना बड़ा अमाउंट जो 8.3 है वह उसको अगर दे दिया जाए उसके परिवार को, तभी नमीसा को फांसी से छुटकारा मिल सकता है, उसके परिवार वाले नमीसा को माफ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब भारत ने ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट की तो वहाँ पे और भी जो उसके रिश्तेदार हैं और जो वहाँ पर क्या है कि अभी जब ये सारी स्टार्ट हो चुकी है तो लोग एक जो ग्रुप के अंदर रहते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हर किसी जो एक समूह होता है, समूह का एक ग्रुप होता है और ग्रुप का एक मुखिया होता है, तो वह मुखिया भी उसके अंदर इंटरफेयर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन वहाँ के जो उसके परिवार हैं और जो नज़दीकी लोग हैं, जब यहाँ पर क्राउड फंडिंग के द्वारा जब जो सोशल इन्फेक्ट होता है उसके द्वारा और जो सोशल मीडिया पे नमीसा को जो बचाने की मुहिम चलती है, उस मुहिम के अंदर उसको बहुत प्रकार से इस चीज को बताने की कोशिश की जाती है। और अभी तक जो भारत के अंदर है तो नमीसा को बचाने के लिए 1 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया तो जमा हो चुका है। जब वहां पर उसको परिवार वालों को बताया गया तो कुछ परिवार वाले जो थे वह तो मान गए कि ठीक है इतना रुपया में हो जाएगा, लेकिन जो उसके परिवार वाले थे वह और भी जो रिश्तेदार थे वह इस चीज को मानने से रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं हम तो जब भी लेंगे तो $1 मिलियन ही लेंगे। तो अब इस पे जो भारत सरकार है वहाँ का जो जिगरा होता है तो वे सारे लोगों और उसको और कौन कौन मदद कर रहे हैं, वहाँ के जो यमन के जो सोशल जो वर्कर कुछ लोग होते हैं वे भी नमीसा को मदद करने के लिए तैयार हुए भारत सरकार की रिक्वेस्ट पे। एनजीओ है और यमन के जो लोग हुती लोग हैं वे सभी लोग मिले, लेकिन अभी तक उनके गार्जियन जो मेहदी थे, तल्ला मेहदी के गार्जियन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई माफी का जिक्र नहीं आया है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब लग रहा है कि नमीसा जो है वह बच पाना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अब यहाँ पर 2-3 कारण और आता है, या तो यूएनओ उसको जो नमीसा है साफ साफ इनकार कर दे कि आप फांसी नहीं दे सकते, और एक्स्ट्रा जो देश हैं उनके द्वारा अगर इस प्रकार की कुछ वहां पर एक्टिविटी चलाया जाए तो शायद माफी मिल सकती है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भारत को ये आ रही है कि वहां पर कोई भी डिप्लोमेट अभी तक प्रेजेंट ही नहीं है। अगर जब डिप्लोमेट वहां प्रेजेंट नहीं है तो ये सारी काम करने में और ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसी से आधारित आपको हम एक घटना पाकिस्तान के बताते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर से एक जो सीक्रेट फोर्स अमेरिका का जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा था, तो एक जो वहाँ के जो फोर्स थे उनके द्वारा कुछ गाड़ी में पाकिस्तान के अंदर उनके गाड़ी से एक व्यक्ति को टक्कर हो जाती है। वह व्यक्ति जो है जो अमेरिका के जो सीक्रेट जो फोर्सेस थे, जैसे हमारे यहाँ पे जो जैसे RAW होता है, वे सारे जो हैं, और उसके बाद वहाँ के FBI ये जो जितने भी जो सीक्रेट फोर्स होते हैं उनके जो पाकिस्तान में काम करते समय उनसे वह टक्कर होने के बाद जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है
तो जो सीक्रेट फोर्स का जो फोर्सेस था उन्होंने अपने बंदूक से उस व्यक्ति को बीच बाजार में शूट कर देता है। अब शूट कर देने के बाद अब क्योंकि अमेरिका को भी अपने फोर्सेज को किसी न किसी तरीका से पाकिस्तान से निकालना था, लेकिन अब वहाँ पे ये मामला क्योंकि सारा काम पब्लिक के अंदर हुआ था, पाकिस्तान के जो जनता थे उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश था। अब आक्रोश के बीच में उसको छुटकारा दे पाना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट आता है ब्लड मनी का। अमेरिका के फोर्सेज के द्वारा जो ब्लड मनी है उसको उसके गार्जियन को प्रोवाइड करवाया जाता है और फिर वहाँ से जो अमेरिकन के जो फोर्सेज हैं उनको निकाल लिया जाता है। तो अगर ब्लड मनी दे दिया जाए तब तो, और ये आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि यमन में एक फिर से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, एक वेरीफाइड जो फिर से रजिस्टर्ड होगा, गवर्नमेंट उसमें वहाँ का जो है वह इन्वॉल्व होगा। इन्वॉल्व होने के बाद वह फंडिंग को सारा पैसा दिया जाएगा, फिर उसके द्वारा माफ़ी दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है